हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज चेक करेंगे तभी मजा आएगा। अब सबसे पहले ये एक्सचेंज कंट्रोल होता क्या है? एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब है सरकार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करके डिमांड एंड सप्लाई के पैरामीटर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाया जा सके। अब मेथड्स क्या क्या हैं? मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे सरकार एक्सचेंज कंट्रोल करती है? उसमें सबसे पहला मेथड जो मैं डिस्कस करूंगा वो है डायरेक्ट मेथड। द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल हैव इफेक्ट ऑन डायरेक्टली कंट्रोलिंग द एक्सचेंज रेट और द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो डायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है? डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है एक्सचेंज रेट के ऊपर या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे। किस तरीके से, वो डिस्कस करूंगा नीचे। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विच इज द एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी, जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, जो इंडिया में आरबीआई है, अडॉप्ट्स अ नंबर ऑफ डायरेक्ट मेथड्स विच रिस्ट्रिक्ट्स द यूज एंड क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दीज दे आर एज अंडर। तो सेंट्रल बैंक जो है वो सीधा इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे और यूज एंड क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। किस तरीके से? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एक्सचेंज पैगिंग। ठीक है, एक्सचेंज पैगिंग मीन्स द एक्ट ऑफ फिक्सिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी टू सम चूजन रेट। इसका मतलब होता है पहले से ही तय कर दिया जाता है कि हम एक पर्टिकुलर करेंसी को इस हिसाब इतने रेट से लेंगे। व्हेन द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड हायर देन द मार्केट रेट, जिसको हम ओवर वैल्यूएशन कहते हैं, इट इज कॉल्ड पैगिंग अप। हम मार्केट वैल्यू से हायर रेट पे किसी करेंसी को लेना चाहते हैं या एक्सचेंज रेट मार्केट रेट से हायर तय कर लेते हैं, उसे ओवर वैल्यूएशन कहते हैं, जिसको पैगिंग अप भी कहा गया है। दूसरी तरफ व्हेन द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड लोअर देन द मार्केट रेट, अगर हमने एक्सचेंज रेट मार्केट रेट से लोअर तय कर लिया, हमने नहीं मतलब सेंट्रल बैंक ने, इट इज कॉल्ड पैगिंग डाउन, जिसको अंडर वैल्यूएशन भी कहते हैं। द एक्सचेंज पैगिंग इज टेम्परेरी मेजर टू रिमूव फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर हमारी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उसको सप्लाई को कम करने के लिए हम मार्केट से अपनी करेंसी खरीद लेंगे, चाहे हमें थोड़ा ज़्यादा रेट पे ही खरीदनी पड़े, एंड वाइस वर्सा। समझ गए बात? ताकि हमारा जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट वो फ्लक्चुएट ना हो, स्टेबलाइज हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है एलोकेशन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, बहुत आसान मेथड है, एज द फॉरेन करेंसीज अवेलेबल विद द सेंट्रल बैंक आर ऑलवेज लिमिटेड इन क्वांटिटी। क्योंकि जो फॉरेन करेंसी सेंट्रल बैंक के पास होती है उसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है। इट विल एलोकेट देम टू फाइनेंस इम्पोर्ट एंड टू मेक अदर फॉरेन पेमेंट्स। उन फॉरेन करेंसी को यूज़ करके नेसेसरी जो है नेसेसिटीज़ हैं उनको, जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनको बाहर से इंपोर्ट कराने की कोशिश करेगी और फॉरेन पेमेंट भी देगी। इट विल डू सो इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटी। तो जो देश की प्रायोरिटी है, जो कंट्री की प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से पेमेंट देगी ताकि अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर वो खर्चा ना करे। ऑल एसेंशियल आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट सच एज फूड, रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वही रॉ मटेरियल आ गया, एटसेट्रा, विल बी अकॉर्डेड प्रायोरिटी इन एलोकेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज ओवर द नॉन एसेंशियल एंड लग्जरी इम्पोर्ट्स। तो जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है वो एक लिस्ट बनाएगा जो जो एसेंशियल चीज़ें उनकी, तो पहले एसेंशियल चीज़ों पर खर्च करके उनको बाहर से मंगवाएगा या उनका ट्रेड करेगा, ठीक है, और लग्जरी और नॉन एसेंशियल को अवॉइड करेगा। तो सिंपल वर्ड्स में प्रायोरिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट खर्च किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स। Under multiple exchange rate system, different exchange rates are fixed for import and export of commodities and for different countries. Simple words में different countries के लिए, मान लो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए सरकार चाहती है कि यहाँ पे हम इसका माल ना खरीदें, मान लो डॉलर में हम ना खरीदें, तो उसमें डॉलर का रेट थोड़ा हाई फिक्स कर दिया जाएगा ताकि जो इम्पोर्टर्स हैं वो डिस्करेज फील करें। समझ गए ना बात? दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अडॉप्टेड फॉर अर्निंग मैक्सिमम पॉसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल फॉरेन एक्सचेंज बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स। तो अगर हम किसी भी कंट्री को ज़्यादा माल बेचना चाहते हैं तो उसमें रेट को थोड़ा गिरा दिया जाएगा, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माल बिके। समझ गई बात? इस तरीके के हथकंडे अपनाएगी सेंट्रल बैंक, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इम्पोर्ट कम होंगे। इनको मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स भी कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लॉक्ड अकाउंट्स। Blocked account refers to a method by which the foreigners are restricted to transfer funds
टू देयर होम कंट्रीज। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो फॉरेनर्स जिन्होंने इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो पैसा सारा का सारा अपने कंट्री पे ना भेज दें। ये तो वैसे तो एक्सट्रीम मेथड है, लड़ाइयाँ पड़ सकती हैं कंट्रीज़ के बीच में, इंटरनेशनल लॉ भी इसको नहीं मानता, मतलब मानता तो है मगर ये अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है ये मेथड, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होती हैं, फिर लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ फ्रीजिंग द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फॉरनर्स इज टेकन व्हेन द गवर्नमेंट फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से इन वॉर टाइम। अगर वॉर टाइम पे किसी भी कंट्री का कोई पैसे ख़त्म हो गए हैं, उसके पास फॉरेन करेंसी ख़त्म हो गई है, तो वो फॉरेनर्स के अकाउंट्स भी सीज कर सकती है। ठीक है, वैसे तो एक्सट्रीम स्टेप है ये। क्लियरिंग एग्रीमेंट्स अंडर दिस मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल टू trading countries agrees to establish an account in their respective central bank through which all the payments of export and import are cleared। सिंपल वर्ड्स में दो कंट्रीज हैं, आपस में सेटिंग कर लेंगी कि भाई मैं तुझे ये इंपोर्ट कर दूंगी, तुम मुझे इसके बदले ये कर लेना, तू अपने सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोल ले, मैं अपने सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोल दूंगी। तो दोनों आपस में सेटिंग करके एग्रीमेंट्स कर करके वो आपस में क्लियरिंग कर लेंगी, जिससे तीसरे कंट्री को बीच में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, और आपस में एक दूसरे कंट्री के लिए वो एक्सचेंज रेट तय कर देंगी जिससे उन दोनों का फ़ायदा हो। ठीक है, दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज बायलेटरल क्लियरिंग। बायलेटरल मतलब बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, क्लियरिंग और क्लियरिंग एग्रीमेंट और एक्सचेंज क्लियरिंग। Germany was the first country to make such agreements with Sweden and Switzerland in 1930s। तो पुराने ज़माने का मेथड है ये आजकल अप्लाई नहीं होता। फिर आ जाता है पेमेंट एग्रीमेंट्स। द पेमेंट एग्रीमेंट्स आर मेड बिटवीन अ डेटर एंड अ क्रेडिटर कंट्री। जो क्रेडिटर और डेटर कंट्री है उनके बीच में पेमेंट के एग्रीमेंट हो जाते हैं। दिस मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल exchange control facilitates the debtor country to make more and more exports to the creditor country and import less and less quantity from it। मान लो इंडिया ने अमेरिका का कर्जा देना है, ठीक है, तो आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा कि इंडिया से जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकेगा वो करेगी, और बाहर से मतलब जो अमेरिका से जो इंपोर्ट हो रहा है उसको कम करेगी, ताकि बाहर से अमेरिका से काफ़ी डॉलर कमाए जाएं और उन्हीं डॉलर से रीपेमेंट ऑफ लोन किया जाए। अंडर दिस सिस्टम द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज आर सेटल्ड एंड क्लियर्ड। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेटल की जाती है। मतलब हम इस मेथड के अंदर यूएसए से अगर हमने कर्जा लिया तो यूएसए से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कम करने की कोशिश करेंगे और इंपोर्ट यूएसए को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे हम डॉलर कमाएं और वही डॉलर उसको रीपे कर दें। नेक्स्ट आ जाता है राशनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या आ जाता है, अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट मोनोपोलाइजेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। गवर्नमेंट कह देगी कि सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेरे कंट्रोल में रहेंगे। द एक्सपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सरेंडर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो जितना भी कमाते हैं डॉलर में, वो सारे के सारे पैसे सेंट्रल बैंक को जमा करवाने पड़ेंगे फोर्सफुली। ठीक है, करवाने ही करवाने। द इम्पोर्टर्स आर एलोकेटेड फॉरेन एक्सचेंज एट अ फिक्स रेट एंड इन फिक्स्ड अमाउंट। जो इम्पोर्टर्स हैं उनको सरकार दे देगी कि इतना पैसा तुमने बाहर देना है और इस हिसाब से तुम ये चीज़ें इंपोर्ट करा सकते हो। सिंपल वर्ड्स में इंपोर्ट को भी कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र मॉरेटोरिया। इसको मॉरेटोरियम भी कहा जाता है। अंडर दिस सिस्टम द पेमेंट ऑफ फॉरेन गुड्स या इम्पोर्टेड गुड्स or the interest of foreign capital are not made immediately but they are suspended for a predetermined period called as a period of moratorium। तो सिंपल वर्ड्स में ये होता क्या है कि जो बाहर से हमने इंपोर्ट करवाई हैं चीज़ें, जो भी बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं हम चीज़ें, उनका पैसा एट ए टाइम नहीं दिया जाता और कुछ टाइम के लिए उनकी पेमेंट सस्पेंड कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल हमने बाहर से पेट्रोल या डीजल या क्रूड ऑयल मंगवा लिया और विद इन द टाइम कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो हम उस इमरजेंसी के टाइम पे कुछ पीरियड के लिए पेमेंट को सस्पेंड कर देंगे, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट करेंगे, जिसको मॉरिटोरियम या ट्रांसफर मॉरिटोरिया कहा गया है। अ कंट्री अडॉप्ट्स दिस मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल फॉर टेम्परेरीली सॉल्विंग ऑफ इट्स पेमेंट प्रॉब्लम्स। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई कंट्रीज ये मेथड फॉलो करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स कौन से हैं जिससे एक्सचेंज कंट्रोल होता है? उसमें मैं सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं वो बताऊंगा। इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल आर दोज मेथड्स विच डू नॉट कंट्रोल एक्सचेंज रेट बट ओनली इन्फ्लुएंस इट। तो इसमें वो मेथड आ जाते हैं जो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल नहीं करते बल्कि सिर्फ उसको असर डालते हैं। एक्सचेंज कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज इन द एक्सचेंज रेट मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, एक्सचेंज रेट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाता इस मेथड में। गला बैठ गया बोल बोल के। दिस कैन बी डन
इनडायरेक्टली, यहाँ पे मैंने डन लिखना था, दिस कैन बी डन इनडायरेक्टली बाय डिवाइसेस लाइक टैरिफ्स, कोटाज, बॉन्टीज, मतलब सब्सिडीज एटसेट्रा। तो ये किस किस तरीके से होता है? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। सरकार क्या करेगी? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस और कमर्शियल कंट्रोल इंक्लूड्स इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट कोटा दे देती है, ठीक है ना। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में कह सकते हो कि भाई रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि फलां चीज़ें नहीं आएंगी। इंपोर्ट कोटा में कह दिया कि भाई इतना कोटा, मतलब इतनी क्वांटिटी है, इतने वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं आ सकता, एटसेट्रा। क्वांटिटेटिव इंपोर्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट्स द अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी इंपोर्टेड, जितनी भी कॉमोडिटी है उस कितनी इंपोर्ट हो सकती है, उस पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी। द एम इज टू कर्टेल डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेन मकसद क्या है? ताकि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ है वो सही हो जाए। इंपोर्ट कोटा इज अनदर डिवाइस बाय विच अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी इज इंपोर्टेड फ्री of any duty, while import above the amount above that amount are subject to import levy। सिंपल वर्ड्स में इंपोर्ट कोटा कहा हुआ है कि इतना कोटा बाहर से, इतनी क्वांटिटी बाहर से मंगवा लेते हो तो सरकार कोई टैक्स या टैरिफ नहीं लगाएगी। अगर इससे ज़्यादा मंगाते हो तो टैक्स या टैरिफ लग सकता है, जिससे प्राइजेस पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, प्राइजेस बहुत शूट अप कर जाएंगे। द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इज गिवन अ मोनोपोली। यहाँ मैंने गिवन लिखना था, मैं यहाँ मिटा के लिख देता हूँ गिवन। स्पीड में कई बार लिखता हूँ तो कई वर्ड उड़ जाते हैं। द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इज गिवन अ मोनोपोली फॉर द इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़। कुछ कमोडिटीज़ प्राइवेट हाथों में छोड़ी नहीं जाती, सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही कहा जाता है कि तुम ही बाहर से इंपोर्ट करा सकते हो। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ टू बी इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम विद इन द कंट्री। तो सरकार खुद इंपोर्ट कराएगी वो चीज़ें, सरकार की कंपनियां इंपोर्ट कराएंगी और उनको सरकार खुद जो है डिस्पोज ऑफ करेगी, बांटेगी, मतलब कंट्री में। द एम ऑफ दीज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इज टू मेक द रेट ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ द कंट्री। मेन मकसद क्या है? कि एक्सचेंज रेट को फेवर में करना है, ठीक है। जो अगेंस्ट हुई पड़ी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हुए पड़े, उनको भी सही करना। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट बॉन्टीज, मतलब सब्सिडी दे दो। एक्सपोर्ट जो कर रही हैं कंपनियां, उनको सब्सिडी दे दो ताकि उनको रियायत मिल जाए। अब बॉन्टी ऑन एक्सपोर्ट हैज़ इफेक्ट ऑन रेजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द कंट्री गिविंग द बॉन्टी। मतलब जो कंट्री भी अपने एक्सपोर्ट्स को सब्सिडीज़ देती है, उसका माल सस्ता होता है और इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा बिकता है, तो बाहर से उसके कंट्री में ज़्यादा डॉलर या ज़्यादा फॉरेन करेंसी आती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। बट एक्सपोर्ट बॉन्टीज आर लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ फंड्स विद द गवर्नमेंट। सरकार कितनी सब्सिडी दे सकती है, कितनी हेल्प कर सकती है? जितनी सरकार के पल्ले पैसा है। अगर सरकार के पल्ले पैसा ही नहीं है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या सब्सिडी देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है रेजिंग इंटरेस्ट रेट। ये भी एक तरीका है। Changes in the interest rate within the country also influence its foreign exchange rate. कैसे? When the interest rate increases in a country, it attracts capital funds from other countries and prevent the outflow of domestic funds to the other currency. अगर हम अपने कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं तो बाहर वाले हमारे कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, एफडीज लगाएंगे, बैंक्स में डालेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। Consequently, the demand for its currency rises, which raises the external value, जिससे उसकी एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा एंड मेक्स फॉरेन एक्सचेंज मोर फेवरेबल फॉर द कंट्री। तो ये भी सरकार कर सकती है, जिससे हमारी कंट्री का भला हो सकता है। अब ये चैप्टर तो हो गया ख़त्म फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट चैप्टर मैं वीडियो बनाऊंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे। तो इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये था ग्रेजुएशन लेवल का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।